जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और पॉलिटी की रेगुलर क्लासेस में हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आपातकाल की, इमरजेंसी की बात कर रहे थे, जो कि हमारा राष्ट्रपति का जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उस पर हमने डिस्कस करना था। और उसके साथ ही हम जो है आपातकाल के जो प्रोविजंस है, उपबंध है, उसको भी हम लोग साथ में ही खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रीय आपातकाल की बात की थी रेगुलर, और राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हुए हमने इस चीज़ पर डिस्कशन किया था कि किस किस तरीके से राष्ट्रीय आपातकाल लगाए जाते हैं, उनके क्या आधार हो सकते हैं और किसको क्या शक्तियां मिली हुई हैं, उस पर हमने इसमें रेगुलर बात की है कि राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या प्रावधान होंगे। पिछली क्लास जिसने भी अटेंड की है वो इस चीज़ को आगे अब आसानी से कंटिन्यू कर पाएगा। नहीं तो जिन्होंने नहीं की है मैं उनसे यही कहूँगा कि पिछली क्लास की जो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाइए और उसे देखिए, पूरा डिटेल में देखिए एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं, उसके साथ साथ जो मनोनीत की जो प्रक्रिया है या मनोनयन जो है वो सारे कंसेप्ट को उसमें मैंने समझाया है, अच्छे से समझाया है। जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की, कौन कौन से किस किस प्रकार के क्षमादान वो दे सकता है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद में है क्षमादान, तो जल्दी से एक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा हमने आपातकाल के उपबंधों के बारे में बात किया था, तो ये उसी का अगला स्टेप है हमारे पास कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, उसकी घोषणा कैसे होती है, उसके लिए अनुमोदन कैसे होता है, कितने दिन में अनुमोदन पारित हो जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। और घोषणा की जो समाप्ति है वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। एक और बात, यहाँ पे कमेंट में एक क्वेश्चन था, शायद मैंने उद्घोषणा की समाप्ति को बताते हुए जो तीसरा स्टेप बताया था कि इस आधार पर भी उद्घोषणा की वापसी ली जा सकती है, तो उसमें मैंने एक बात बताया था आप लोगों को कि यदि लोकसभा के 1/10, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शायद गलती से शायद क्या बोल ही दिया है, गलती से 1/3 बोल दिया है, तो लिखा मैंने बोर्ड पे वैसे 1/10 ही है, तो 1/10 ही है कि 1/10 सदस्य अगर लोकसभा के हस्ताक्षरित नोटिस के साथ स्पीकर को देते हैं या फिर अगर लोकसभा नहीं चल रही है तो राष्ट्रपति को देते हैं, तब उस स्थिति में क्या होगा, तब उस स्थिति में 14 दिन के भीतर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी और उस पर आपातकाल को समाप्त करने या उसको आगे रखने के संबंध में चर्चा की जाएगी। मुख्य रूप से समाप्त करने के लिए ही की जाएगी। तो 1/10 लीजिएगा, 1/10 मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, वो गलती से 1/3 मैंने बोल दिया। चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। मूल अधिकारों पर प्रभाव, किसके प्रभाव की बात कर रहे हैं हम? मूल अधिकारों पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। किसका, कौन से मूल अधिकारों की बात कर रहे हैं, किसके पर प्रभाव? मूल अधिकारों पर किसका प्रभाव? तो मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। तो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 352 में है, अनुच्छेद 352 में है। इस चीज को हमने अच्छे से क्लियर किया, समझा। तो जो नेशनल इमरजेंसी है इसमें जो मूल अधिकारों पर प्रभाव है उसके लिए जो उल्लेख किया गया है वो 2 अनुच्छेदों में मुख्यतः किया गया है। कौन कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 358 है आपका, और एक अनुच्छेद 359 है। तो बात यहाँ तक अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि हम जो है मूल अधिकारों पर प्रभाव की बात कर रहे हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, अगर मूल नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 358, जो अनुच्छेद 358 है, इसका संबंध जो है मुख्य रूप से किस अनुच्छेद से है? हमारे मूल अधिकारों में अनुच्छेद 19 से है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे अनुच्छेद 19 में। कितने मूल अधिकार हैं? जो अनुच्छेद 19 है उसमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार है। तो जो 358 है वो ये कहता है यदि नेशनल इमरजेंसी लगती है, 352 लगती है, राष्ट्रपति जी अगर 352 की उद्घोषणा करते हैं, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करते हैं, तब क्या होगा? तब अनुच्छेद 19 जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वह स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। ऐसा किसमें बोला गया है? अनुच्छेद 358 में बोला गया है। तो ये अनुच्छेद 19 क्या हो जाता है? जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है, उद्घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो गई, यानी कि अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा किसने की? कौन करता है उद्घोषणा? राष्ट्रपति जी करते हैं। तो राष्ट्रपति ने जैसे ही क्या किया? राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, स्वतः ही निलंबित हो जाएगा।
आराम से समझिए कि एक शब्द को समझना जरूरी होता है। पॉलिटी में हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटी को भी हम अदर सब्जेक्ट की तरह ले लेते हैं कि बस एक तरफ से पढ़ ले रट ले, तो नहीं, अगर आप एक शब्द को समझ लेंगे तो बड़े आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ बोला है स्वतः ही निलंबित हो जाता है। देखिए निलंबित शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे समाप्ति का नहीं किया गया है। अक्सर कैंडिडेट यही गलती करते हैं, वो याद क्या करते हैं, रटते क्या है कि अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता है ना। समाप्त का मतलब क्या हो गया, समाप्त और निलंबित में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब पर हैं और आपने कोई गलती कर दी, इतनी बड़ी गलती कर दी है कि आपके जो उच्च अधिकारी है वो आपको क्षमा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपने गलती बहुत बड़ी कर दी है। तो अब क्या होगा कि वो आपकी नौकरी तो ले नहीं सकते हैं इतनी आसानी से, तो क्या करेंगे, आपको सस्पेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, सस्पेंड, निलंबित कर देंगे। 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए आपको सजा के तौर पर क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी नौकरी समाप्त कर दी गई, आपकी जॉब समाप्त हो गई, समाप्त नहीं हुआ, क्या हुआ, सस्पेंड हुए हैं। तो उसी तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अनुच्छेद 19 जो है 352 के लगते ही स्वतः ही निलंबित हो जाता है। निलंबित यानी कि सस्पेंड हो जाता है, और जैसे ही 352 खत्म होता है वैसे ही क्या होता है, पुनः जो है ये जीवित हो जाते हैं। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ऐसा 358 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। यानी कि इसको निलंबित करने के लिए अलग से कोई आदेश जारी नहीं करना पड़ता है, अलग से कोई आदेश की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अलग से जो है किसी भी तरीके का कोई आदेश जो है जारी करने की जरूरत नहीं होती है इसके लिए कि अलग से कोई आदेश राष्ट्रपति से जारी करें कि ये जो है निलंबित किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 358 में ही, संविधान में ही ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 352 के लागू होते ही 19 जो है वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये चीजें थोड़ी सी भयावह हमें दिखाई दी कब, 1975 में लगा जो इमरजेंसी था हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल था, नेशनल इमरजेंसी था। तो जो नेशनल इमरजेंसी था उसकी वजह से क्या हुआ कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा भयावह दिखाई दी, यानी कि इसका गलत उपयोग किया गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने आपको पिछली भी क्लासेस में लगातार इस चीज़ को डिस्कस किया है कि कैसे 44वां संविधान संशोधन लगातार आप लोगों के लिए अलग अलग प्रावधान करता है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उनको उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रावधान करता है। यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें क्या किया गया था, बहुत सी चीज़ों को पलट दिया गया था, उलट दिया गया था, नई चीज़ों को ऐड कर दिया गया था। यानी कि एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, जैसे कि लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है किसे, 42 को। तो उसका ठीक उल्टा कौन सा आया, 38, उसका ठीक उल्टा 43, 44, ये 2 अनुच्छेद है मुख्य रूप से 44वां संविधान संशोधन का जिक्र मैंने पिछली क्लास में कई बार किया है। कहाँ कहाँ किया है, मूल अधिकारों को लेकर, और इसके अलावा जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसमें कौन कौन से चेंजेस होते हैं उन सब चीज़ों को भी बताया गया है। तो इसमें भी एक चेंजेस किया गया। एक चेंज क्या किया गया कि जो अनुच्छेद 19 है वो निलंबित कब होगा, ये निलंबित तभी होगा जब नेशनल इमरजेंसी, आपकी जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस आधार पर लगी हो, बाह्य आक्रमण या युद्ध। ठीक है, बाह्य आक्रमण और युद्ध के कारण यदि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई है तभी क्या होगा, आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, निलंबित होगा। यानी केवल बाह्य आक्रमण और युद्ध के कारण ही अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है तभी आर्टिकल 19 क्या होगा, सस्पेंड होगा। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो आंतरिक विद्रोह है, आंतरिक विद्रोह, तो आंतरिक विद्रोह के आधार पर यदि नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। क्लियर है, तो आर्टिकल 19 सस्पेंड कब होगा, जब बाह्य आक्रमण और युद्ध के कारण होगा। ऐसा कंसेप्ट कब लाया गया, इस कंसेप्ट को लाया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, तो 1978 में जो जनता पार्टी की सरकार थी, 77 में जो जीत कर आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और इसमें इस कंसेप्ट को जोड़ दिया गया कि भाई अगर 358 स्वतः ही मूल अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान करता है तो ये तभी निलंबित होंगे जब बाह्य आक्रमण और युद्ध की स्थिति होगी। आंतरिक विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः ही निलंबित
नहीं होंगे, यानी कि केवल बाह्य आक्रमण या युद्ध के कारण ही जो है अगर आपातकाल लगा हुआ है तभी जो है अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि 358 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 19 है, ये उसका जो निलंबन है राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ है इन आधारों पर, तो यह जो लागू होता है वो संपूर्ण देश में लागू होगा। कहाँ लागू होगा? संपूर्ण देश में इसे लागू किया जाएगा, किसी एक क्षेत्र में नहीं लागू होता है, संपूर्ण देश में लागू हो सकता है, संपूर्ण देश में इसे लागू किया जाता है, किसी एक क्षेत्र में लागू नहीं किया जाता। इसी के साथ ही अगर हम एक दृष्टि अनुच्छेद 359 पर डालें तो यहाँ तक मुझे लगता है 358 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो थम्स अप करके कमेंट में डाल दीजिए जिसको अच्छे से समझ में आ गया है। भाई बाकी लोग जो म्यूट बने रहते हैं यानी कमेंट कुछ करते नहीं है, तो शायद वो साइलेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को लेकर आइए। जो व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कर सकता है वही चीज़ों को अच्छे से सीख भी सकता है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो जो चीज़ें अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कुछ, तो कमेंट में डालिए, और कमेंट में डालने से पहले एक दो बार जो है चीज़ों को थोड़ा सा एक दो बार दोबारा से देखिए। एक बार में ही जो है आपकी चीज़ें समझ में आ जाए वो जरूरी नहीं है, पहले एक दो बार देखिए, समझिए। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तब क्वेश्चंस को जो है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अनुच्छेद 358 है वो जब आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 को स्वतः ही निलंबित कर देता है। और यह आपातकाल किस आधार पर होना चाहिए? बाह्य आक्रमण और युद्ध के कारण होना चाहिए, ऐसा 44वें संशोधन के द्वारा डाल दिया गया कि यह अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो जाएगा यदि आपातकाल बाह्य आक्रमण और युद्ध के कारण लगा हो। ठीक है, इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 19 में हम जानते हैं कि 6 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं। बोलने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, कोई भी काम काज करने की स्वतंत्रता। ये सभी स्वतंत्रताएं जो है मुख्य रूप से किस में दी गई हैं? अनुच्छेद 19 में दी गई है। जिन्होंने अभी तक इनको नहीं समझा है या नहीं पढ़ा है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, वो हमारे मूल अधिकारों वाली क्लास को देखें। इसके लिए अलग अलग जो सेक्शन है स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में सेक्शन है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट की जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो है उस लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं, अलग से आदेश की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा कि अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 किस स्थिति में निलंबित नहीं होगा? जब आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है तब। चलिए तब 359 की बात कर लेते हैं कि जो अनुच्छेद 359 है वो क्या कहता है। तो जी अनुच्छेद 359 जैसे कि 358 जो है वो बात करता है किसके लिए? अनुच्छेद 19 के लिए। अनुच्छेद 19 के लिए, अनुच्छेद 19 के निलंबन की बात करता है। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 359 है वो अन्य मूल अधिकारों के संबंध में बात करता है, अन्य मूल अधिकारों के संबंध में बात करता है। अन्य में भी दो को छोड़कर अनुच्छेद 20 और 21 को। आपको पता है ये प्रावधान पहले ऐसा नहीं था कि 20 और 21 को छोड़कर, ये बाद में लाया गया। और ये कब लाया गया? ये बिल्कुल इसी अनुच्छेद संशोधन में लाया गया, 44वें संविधान। बहुत इंपॉर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। 42वां और 44वां एक दूसरे के मिरर इमेज कह सकते हैं। 1978। तो इनको छोड़कर, किसको? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या किया गया? ये किया गया कि अब जो मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं वो अन्य मूल अधिकारों में ये मूल अधिकार नहीं आएंगे, यानी कि ये मूल अधिकार आपातकाल की स्थिति में कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। ये मूल अधिकार आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल में निलंबित नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, या फिर उनके लिए उपचार के लिए न्यायालय के दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे। एक बात और याद रखिएगा, थोड़ा सा बारीकी है इसमें, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए, आगे भागने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो ध्यान से अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बारीकी चीज समझ में आएगी, अन्य मूल अधिकारों। यानी कि यहाँ पर जो बोला गया 359 में ये बोला गया है कि आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो न्यायालय जाने
की शक्ति होती है, न्यायालय जाने का जो अधिकार होता है, उसको निलंबित किया जाता है। ठीक है, 359 में क्या बोला है कि जो अन्य मूल अधिकार है ना, 19 तो यहाँ पर निलंबित हो जाता है अगर बाह्य आक्रमण की वजह से हो रहा है तो। उसके साथ साथ अगर राष्ट्रपति को लगता है कि ये जो मूल अधिकार हैं, इस मूल अधिकार पर भी जो है निलंबन होना चाहिए, तो राष्ट्रपति जी उस पर निलंबित नहीं करते हैं, वो जीवित ही रहते हैं दूसरे मूल अधिकार। जैसे उदाहरण के रूप में पहले समझ लीजिए, फिर मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ। ये तो एक अलग चीज़ है, इस पर बात करते हैं। मान लीजिए कि अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 मूल अधिकारों में है, जो हमारा स्वतंत्रता एवं समानता की बात करता है ना, समानता के अधिकार की बात करता है, विधियों के समक्ष समता एवं विधियों का संरक्षण की बात करता है। अब ये मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होगा, निलंबित नहीं होगा। राष्ट्रपति को लगता है कि ये जो है काम में नहीं लिया जाना चाहिए या फिर इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, इनको रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, तो राष्ट्रपति जो है 359 में एक अलग आदेश देकर, एक अलग उद्घोषणा करके क्या करेंगे, कहेंगे कि अनुच्छेद 14 को जो लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का जो अधिकार है, न्यायालय जाने का जो अधिकार है, उसको निलंबित किया जाता है, उसको निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 14 को निलंबित नहीं किया जाएगा। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, उसको राज्य ठीक से लागू नहीं कर रहा है, उसका हनन कर रहा है, तो आप कहाँ जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। तो न्यायालय जाने के अधिकार को ही क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर निलंबित कर दिया जाता है। तो जिस भी अनुच्छेद के मामले में राष्ट्रपति जी ये घोषणा कर दें कि ये न्यायालय जाने के संबंध में निलंबित है, या इस कानून के या इस मूल अधिकार के संबंध में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, वो 359 में ये उद्घोषणा होती है, तो आप न्यायालय में जाकर उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या उल्लंघन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 का उपयोग करके मुख्यतः कहाँ जा सकते हैं, हाँ, इस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 में हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के अनुच्छेद 32 नामक जो फंडामेंटल राइट है, उसको निलंबित कर दिया जाता है। तो अब सीधी सी बात है, अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट कर रहा है तो आप कोर्ट तो जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन 20 और 21 के मामले में जा सकते हैं। अगर 20 और 21 के संबंध में कोई मामला आता है तो यहाँ पर उसका निलंबन नहीं हुआ, उस पर रोक नहीं लगाई गई है, उसको लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अन्य जो मूल अधिकार हैं उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो बात आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि आपातकाल में मूल अधिकारों को, इसमें आप लिख सकते हैं, मैं एक एक शब्द लिख देता हूं। आपातकाल में मूल अधिकारों को, बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन इसी में ही लोग गड़बड़ी कर देते हैं, गलती कर देते हैं, और गलती करने के बाद जो है कहते हैं कि हमने पढ़ा सही था, किया सही था, लेकिन गलती से ये है कि गलत पढ़ा था। ठीक है, अब बिल्कुल सही और सटीक पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित किया जाता है। करने के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित किया जाता है। ठीक है, तो जो आपातकाल में क्या होगा, आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का जो अधिकार है उसको क्या किया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। यानी कि ऐसे नहीं किया जाता है कि आपका जैसे अनुच्छेद 19 जो है स्वतः निलंबित हो, सस्पेंड हो जाता है, वैसे यहाँ पर किसी एक अनुच्छेद का उल्लेख नहीं किया गया है अन्य मूल अधिकारों के मामले में, और किसको छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर ये सस्पेंड नहीं होंगे किसी भी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति हो चाहे कोई भी स्थिति हो। अब यहाँ पर अन्य मूल अधिकारों के मामले में क्या है कि अगर आपातकाल में आपके मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आप कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर है। मान लिया कि अभी राष्ट्रपति जी ने किसी भी तरीके का आदेश पारित नहीं किया, 14 को लेकर कोई आदेश नहीं दिया कि इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, तो अगर विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण या अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी एक आदेश जारी कर दें, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 359 के अंतर्गत, कि आप जो है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, 25,
ये कुछ मान लिया कि ये 14, 15, 22, 23, 25 ये कुछ 5 अधिकार जो है आपके नोटिफाई कर दिए कि इनको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, यानी कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय इसको लागू कराने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि ये भी एक तरीके से सस्पेंड हो गया, इनडायरेक्टली सस्पेंड हो गया। तो बात यहाँ पर सीधे से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक तो 359 है और 358 है और एक 359 है, कि कैसे मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगते हैं। तो जिस भी मूल अधिकार को राष्ट्रपति के आदेश में वर्णित किया गया है कुल मिलाकर, यानी कि जो भी मूल अधिकार है उसको राष्ट्रपति ने अपने आदेश में वर्णित किया है, उस आदेश में वर्णित है, उस मूल अधिकार का अनुच्छेद वर्णित है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक तरीके से निलंबित हो जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से निलंबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यायालय जाने के अधिकार को यहाँ पे निलंबित कर दिया जाता है, तो वह निलंबित हो जाता है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये अनुच्छेद 359 देश के संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग में लागू किया जा सकता है ना, देश या देश के किसी भाग में, देश के किसी भाग में भी इसे लागू किया जा सकता है। जबकि हम देखते हैं कि 358 जो है वो केवल संपूर्ण देश में ही लागू किया जाएगा, किसी एक भाग में नहीं। ये बाह्य और आंतरिक दोनों ही मामलों में लागू हो सकता है। जो 358 है कौन कौन से में? बाह्य और आंतरिक, है ना। आंतरिक विद्रोह हो गया एक, माफ कीजिए, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक विद्रोह तो खत्म हो गया है ना, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, जो यानी कि इंटरनल मैटर है उसमें भी लागू हो सकता है। बाह्य यानी कि युद्ध वाला मैटर है, या फिर जो आंतरिक हमारा मामला है उनमें से किसी भी मामले में ये लागू हो सकता है, यानी दोनों में हो सकता है। लेकिन 358 में क्या किया गया है? 358 में किया गया है कि ये केवल और केवल, ये केवल और केवल बाह्य युद्ध या फिर आक्रमण की जो युद्ध की स्थिति है उसमें ही 358 में जो अनुच्छेद 19 है वो सस्पेंड होगा, जो 44वें संविधान संशोधन में ऐसा बोला गया था। यानी कि बाह्य और जो सशस्त्र विद्रोह है उन दोनों ही मामलों में 359 को लागू किया जाता है। तो बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ। तो कुल मिला के अनुच्छेद 352 के लगने से हमारे मूल अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ते हैं वो अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में बताया गया है। तो मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से एक बार फिर से थम्स अप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट, और जो भी अगर डाउट कुछ बचा है तो फिर वो कमेंट में डाल दीजिएगा, अगली क्लास में उसका निदान करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये देखते हैं कि भाई जो नेशनल इमरजेंसी है वो अभी तक हमारे देश में जो लगी है वो कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। ठीक है, कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। बहुत से कैंडिडेटों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि भाई जो नेशनल इमरजेंसी है वो 4 बार लगा है ना, कोई 2 बार कहता है। तो ये कन्फ्यूजन मत पालिए। देखिए, सीधा और सटीक जो चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस पर विश्वास रखिए और बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ। हो सकता है कि बताते हुए थोड़ा सा बोलते बोलते फ्लो में कुछ बातें लिखता मैं यहाँ पे कुछ हूँ और निकल कुछ हो जाता है ना, ये हो सकता है, ह्यूमन एरर है, सामान्य मानवीय क्या हो सकता है, मानवीय गलतियाँ हैं। तो यहाँ पर या मानवीय त्रुटि शुद्ध हिंदी में और बोल दें तो ठीक है, तो ह्यूमन एरर होता है मेनली। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हुई हैं या अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट में कीजिए। जो भी चीज़ें हैं बहुत ही रिसर्च और सटीक ऑथेंटिक किताब से या बुक्स जो अलग अलग है उनसे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। मैं देखिए यहाँ पे ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मुझे जो है आत्मज्ञान हुआ है, मैं बुद्ध की तरह पे महात्मा बन के बैठ गया और मैंने तप किया और मुझे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई अलौकिक रूप से ना, वैसा नहीं हुआ है ना, ये वैसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पर मैंने भी जो ज्ञान लिया है वो किताबों से ही लिया है, और ऐसी किताबें नहीं है नॉर्मल, बेसिकली जो ऑथेंटिक बुक्स हैं जहाँ से अच्छी जानकारी या सही जानकारी मिले उन्हीं को ही लिया, और उन सबको एक जगह कंपाइल करके मैं आपको दे रहा हूँ। तो ज़रूरत है कि आप इनके बहुत ही अच्छे और सटीक नोट्स बनाएं ताकि आगे भविष्य में आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें। अभी काजल का वो था, कमेंट था, काजल नाम से हैं, उनका कमेंट था कि जो हिस्ट्री की क्लास थी उसमें कमेंट था कि क्या ये आर ओ में आएगा। देखिए, मैंने शुरू में ही बताया कि कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस है आपका, तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। आप
यूपीएससी से लेकर नीचे लेवल तक का आप कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, इनफैक्ट से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो या फिर चाहे आप पॉलिटी की क्लास ले रहे हो या आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें भी आप लोग अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये चीज़ ऐसी करंट अफेयर्स देखते थे। करंट अफेयर्स में कुछ ब्रेक लग गया था कुछ समय के लिए, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली वो आप लोगों को मिले, क्योंकि एक तो आप लोग अगर आप लोग जानते हैं या समझते हैं तो क्या है कि अकेले ही मैं इन चीज़ों को कवर करता हूँ तो बहुत सी चीज़ों को तैयार करने में टाइम जाता है तो समय नहीं मिल पाता है। लेकिन अब जो है कोशिश की जा रही है कि आपको समय मिल सके। मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, टीम मैं ही खुद हूँ, यानी कह सकते हैं कि वन मैन आर्मी वाला काम चल रहा है इस समय, है ना। तो इसलिए सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मनोबल मेरा बना रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे और मैं ऐसी क्लासेस आप लोगों को देता रहूँ। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है हम देखते हैं कि देश में कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। पहला जो लगा था वो कब लगा था, 1962 में लगा था, 1962 में लगा था। और 1962 से ये कब तक चला था, 1968 तक चला था। कब तक चला था, 1968 तक चला था। 1962 में क्यों लगाया गया था, क्योंकि जो नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है, नेफा उत्तर पूर्व सीमांत, यहां इसे जो है अभी क्या कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो भाई हमारा एक बड़ा ही प्रिय पड़ोसी है ना, बड़ा ही प्रिय मित्र है हमारा, है ना, चीन, है ना। हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारे बड़े फेमस हुए थे उस समय 1959 में। नेहरू जी और वहाँ के जो भी राष्ट्रपति थे उन्होंने जादोंग जो थे वो एक साथ मिले और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था। हमारी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन कहा जाए कि चीन की जो मंशा थी वो बहुत ज़्यादा गलत थी। एक तरफ वो दोस्त बना और दूसरे तरफ से वो उसने हमें डस लिया, यानी कि इसीलिए उसे दो मुँहा सांप भी कहा जाता है चीन को। तो नेफा उत्तर पूर्व सीमांत यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वहाँ पर चीन ने क्या कर दिया, अतिक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा युद्ध शुरू हुआ 1962 में। और ये इस समय इस युद्ध के शुरू होने के कारण ही जो है नेशनल इमरजेंसी यानी कि अनुच्छेद 352 की घोषणा की गई, 352 की घोषणा की गई और देश भर में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई। या कहा जा सकता है कि ये जो घोषणा की गई थी, ये घोषणा जो की गई थी केवल उसी क्षेत्र में की गई थी। तो 365 से 368 तक, सॉरी 1962 से 1968 तक, जो 1962 ईस्वी से 1968 ईस्वी तक ये नेशनल इमरजेंसी रही। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जो 1965 में 1965 में भी हमने एक युद्ध झेला है जो कि इंडो पाक युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये जो नेशनल इमरजेंसी थी वो 62 से और 68 तक रही। तो इस वजह से 65 में हमें अलग से नेशनल इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये पहला वाला जो हमने इमरजेंसी लगाया था उसमें हमने 2 युद्ध देखे, एक चीन के साथ देखा और एक पाकिस्तान के साथ देखा। तो एक इमरजेंसी ये हो जाती है। दूसरी इमरजेंसी जो लगती है वो 1971 में लगती है और ये 1977 तक बनी रहती है, 1977 तक बनी रहती है। और इसका जो आधार है वो भी युद्ध है। और युद्ध किसके साथ, भारत पाकिस्तान के साथ इसका युद्ध है। भारत पाकिस्तान युद्ध इसका कारण रहता है और ये 1971 में लगती है, 1977 तक बनी रहती है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1975 में भी तो लगा, यानी कि अब तो 2 ही होने चाहिए, तीसरा क्यों हम उसे गिन रहे हैं। देखिए इसका कारण क्या है, इस इमरजेंसी का कारण है युद्ध। अब जो तीसरा वाला है वो 1975 में लगता है और वो भी 1977 तक ही रहता है। लेकिन इसका कारण क्या है, इसका कारण लगाया गया था आंतरिक विद्रोह। आंतरिक विद्रोह लगाया गया था। जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी उसने जो है आंतरिक विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 बार नेशनल इमरजेंसीज की घोषणा जो है हमारे देश में की गई है। तो ये लोग आप इन चीज का ध्यान रखें। देखिए सबसे विवादास्पद जो कहा जा सकता है या ब्लैक टाइम कहा जाता है, ब्लैक एरा कहा जाता है, काला समय जो कहा जाता है, अंधकार का समय जो कहा जाता है, डार्क एज कहा जाता है भारत में, भारतीय लोकतंत्र में, वो क्या कहा जाता है, 1975 से 1977 वाला जो इमरजेंसी है इसको लेकर ये विवादास्पद है। इसको लेकर ये धारणाएं हैं या ये कहा भी जाता है कि ये गलत तरीके से लगाया गया है। और ये कहा इस वजह से जाता है क्योंकि उस समय जब 1977 में चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी, है ना, जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री बने कौन,
मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने इस चीज़ की जांच के लिए कि क्या ये जो आपातकाल है वो सही है या नहीं है, इसकी जांच के लिए क्या किया था, एक कमेटी, एक कमीशन का गठन किया था जिसका नाम था शाह आयोग। इससे प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि शाह आयोग का संबंध किससे है, तो इमरजेंसी की जांच करने से है। और इस शाह आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें ये बताया कि जो नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में वह तर्कहीन थी, यानी कि तर्क संगत नहीं है, वो गलत तरीके से लगाई गई थी, गलत कारणों से लगाई गई थी, अपने हितों को साधने के लिए लगाई गई थी, यानी कि आपातकाल को तर्क संगत नहीं बताया यहाँ पर शाह आयोग ने। चलिए, तो यहाँ तक हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगे हैं, वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने नोट डाउन कर ही लिए होंगे। इसके बाद जो हम लोग बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं अब राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन है वो क्या है, कैसे लगेगा, उसके लिए क्या चीज़ें बताई गई हैं, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जल्दी से कि राष्ट्रपति शासन का क्या कंसेप्ट दिया गया है। शासन, राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति शासन है इसका उल्लेख संविधान में किसमें किया गया है, अनुच्छेद 356 में किया गया है। अब संविधान में एक अनुच्छेद और देखते हैं हम, अनुच्छेद 355। जो अनुच्छेद 355 है वो ये घोषणा करता है या ये दायित्व केंद्र को देता है कि केंद्र का ये कर्तव्य है कि वो ये देखे कि जितने भी हमारे राज्य हैं, प्रत्येक राज्य संविधान के उपबंधों के अनुसार ही कार्य करें। अगर केंद्र को लगता है कि वो संविधान के अनुकूल काम नहीं कर रहे हैं, संविधान के अनुदेश के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, निर्देशों का उचित रूप से पालन नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था को बनाने के लिए केंद्र अनुच्छेद 356 का उपयोग करके वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था को बनाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर 355 जो है वो उसमें क्या बताया गया है कि इसमें केंद्र को कर्तव्य के लिए विवश किया गया है। इसमें क्या किया गया है, केंद्र को एक कर्तव्य दिया गया है। क्या कर्तव्य दिया गया है कि वो ये देखे कि प्रत्येक राज्य संविधान के उपबंधों के अनुसार काम करे, संविधान के उपबंधों के अनुसार काम करे। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो क्या करे, वो अनुच्छेद 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन का को लगा दे। तो 356 का उपयोग करके क्या करे कि राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले ले। ठीक है, 356 का उपयोग करके क्या होगा कि राज्य की जो सरकार होगी उसको अपने नियंत्रण में, सरकार को नियंत्रण में ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया। तो यहाँ पर संविधान में जो इसका स्पष्ट कारण बताया गया 356 में बताया गया है कि यदि कोई राज्य संविधान का के उपबंधों का पालन नहीं करती है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बताया गया 356 में एक बात क्या बताई, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर वहाँ पर 356 लग जाता है। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ। तो वो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर 356 लगाया जाएगा। ये 355 में इस कर्तव्य को बताया गया कि केंद्र का ये कर्तव्य होगा कि वो ये देखे कि सब देश के जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य सही तरीके से जो संविधान का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनसे पालन करवाने के लिए क्या करना होगा कि वहाँ की सरकार को अपने नियंत्रण में लेना होगा। और नियंत्रण में लेने के लिए अनुच्छेद 356 का उपयोग करके वहाँ की सरकार को अपने नियंत्रण में लेना, यानी कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करवाना होगा। अब इस आधार पर हम ये देखते हैं कि जो 356 है उसका उद्घोषणा की जाती है। तो 356 की जो उद्घोषणा की जाती है उसको उद्घोषणा करने के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट का उपयोग जो है राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जी राज्यपाल के रिपोर्ट का उपयोग करके ये करते हैं। तो इसके लिए आधार क्या बताया गया है, देखिए 2 आधार बताए गए 356 को लागू करने के लिए ना। जैसे कि हमने राष्ट्रीय आपातकाल को देखा था कि आधार क्या है, तो यहाँ पर 2 आधार बताए गए हैं और मुख्य रूप से ये 2 अनुच्छेदों में देखने को मिलते हैं। एक जो अनुच्छेद 356 है जो कि स्वयं 356 है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें सीधा सा बताया गया है कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, ठीक है, विफल के कई कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे संवैधानिक तंत्र यानी कुल मिला के एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो सरकार है
है ना, वो गिर जाती है, सरकार गिर जाती है, यानी कि संवैधानिक जो प्रारूप है, जो संवैधानिक प्रोविजंस है उसके अनुरूप नहीं चलती है, तब क्या होता है कि सरकार जो है संविधान के अनुसार केंद्र राज्य को चलाने के लिए वहां पर क्या लगा दे, राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो यहाँ पे बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि 356 क्यों लगेगा, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। और ये किस किस तरीके से एसआर बोम्मई केस हुआ 1994 में, उसमें बहुत सारे मामले ऐसे बताए सुप्रीम कोर्ट ने कि किन किन आधार पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, किन आधारों पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा मामला है, एसआर बोम्मई मामला है, तो उस चीज को ऐसे भी आप ध्यान रखिएगा। एक जो आधार बताया गया है, दूसरा आधार जो है वो अनुच्छेद 365 में बताया गया। अनुच्छेद 365 में क्या बताया गया है कि यदि केंद्र के दिए महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन कौन ना करे, राज्य ना करे। ठीक है, राज्य ना करे, राज्य करने से अनुपालन करने से मना कर दे, तब राष्ट्रपति या राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति क्या करेंगे कि वहां पर केंद्र के दिए निर्देशों का पालन करने के लिए क्या करवा सकते हैं, 356 को लागू कर सकते हैं, उसकी उद्घोषणा कर सकते हैं। यही बात ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति की यह शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है। तो 365 में यही बताया गया है कि केंद्र के निर्देशों का पालन ना करने पर, केंद्र के निर्देशों का पालन ना करने पर वहां पर क्या कर दिया जाएगा, 356 को जो है लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि वो संविधान के अनुकूल नहीं है, उपबद्ध नहीं है। क्योंकि एक जो अनुच्छेद है, एक अनुच्छेद आर्टिकल जो दिया गया है संविधान में, ऐसे 2-3 आर्टिकल्स हैं जो ये बताते हैं कि जो राष्ट्रपति के द्वारा या फिर केंद्र के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं राज्यों को, उसको मानना चाहिए। अब क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर राज्य संविधान उस निर्देश को मानने से मना कर दे, तब वो संविधान का उल्लंघन हुआ या संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे 365 के आधार पर भी 356 को लागू किया जा सकता है। ठीक है, 365 एक आधार दिया गया है। 365 में आप राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, किस में लगेगा, 356 में ही लगेगा, लेकिन एक बेस बताया गया है 365 में भी कि अगर निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, जो कि निर्देशों का पालन करने के लिए स्वयं संविधान में बोला गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं हुआ। अगर निर्देश का पालन नहीं होता है, जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं, अब उन निर्देशों का पालन करने के लिए क्या किया जाए कि 356 को लागू कर दिया जाए, यानी कि वहां की सरकार को अपने नियंत्रण में ले लिया जाए। तो ये इन आधारों पर लगता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, इस बात को बताया गया है। क्यों लगाया जाएगा कि 356 में इस बात को बताया गया, केंद्र का कर्तव्य है कि वो देखे कि जो सभी राज्य हैं वो संवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं, तब क्या किया जाएगा, तब उन पर जो है संवैधानिक रूप से काम करवाने के लिए 356 को लागू किया जाएगा। अब इसके लिए 2 आधार बताए गए। एक खुद 356 में बताया गया है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, किसी भी तरह से संवैधानिक उपबंध है उसके अनुरूप काम ना किया जाए। ठीक है, दूसरा बताया गया 365 में। 365 में क्या बताया गया है कि अगर केंद्र के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं करती है कौन, राज्य सरकार, तो उसको क्या किया जाएगा, उस पर 356 को लागू करके उन निर्देशों का पालन करवाया जाएगा। तो इस चीज को यहाँ पर देखा जाता है। तो भाई राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, संवैधानिक रूप से विफलता होने के कारण, या कहा जाता है जो 355 है वो आपके समझ में आ गया, तो ये दोनों आराम से आपके समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद ही अब जो राष्ट्रपति शासन है वो घोषणा कर दी बस हो गया, ऐसा ही नहीं होता है जैसे कि राज्य या राष्ट्रीय आपातकाल में होता है। ठीक है, वैसा ही इसमें नहीं होता है। आप राष्ट्रपति शासन को मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया, इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगने के साथ ही जो है कई सारे प्रावधान जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में सीधे चले जाते हैं। कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं राष्ट्रपति को, उसको तो मैं बात करूंगा ये आगे कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति शासन के संसदीय अनुमोदन की बात करें, है ना, संसदीय अनुमोदन, अब संसद में भी तो पास करना जरूरी है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल को किया था अनुमोदन, संसदीय अनुमोदन। संसदीय अनुमोदन की बात करें तो 2 माह में कितने कि 2 माह के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर कहां से, उद्घोषणा होने से राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है, तो वहां से उस डेट से 2 माह के भीतर दोनों सदनों से, कहां से, दोनों सदनों से
अनुमोदन क्या हो, पारित होना चाहिए, अनुमोदन पारित होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अनुमोदन का क्या हो, पारित हो जाना चाहिए। कहाँ से? दोनों सदनों से जो है यहाँ पे पारित हो जाना चाहिए अनुमोदन। यहाँ पे किसी भी तरीके से विशेष अधिक या विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से ही दोनों सदनों से पारित जो अनुमोदन है वो पारित हो जाना चाहिए और 2 महीने के भीतर हो जाना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, अब कंपेयर कीजिए राष्ट्रीय आपातकाल से। राष्ट्रीय आपातकाल में कितने महीना दिया गया है? 1 महीना दिया गया कि 1 महीने के भीतर ही दोनों सदनों से ये पारित होना चाहिए और दोनों सदनों से अलग अलग किससे होना चाहिए? विशेष बहुमत से होना चाहिए। तो इस चीज को मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी है, छूट गई है, पिछली क्लास देख लीजिए, सारा आगे क्लियर हो जाएगा। इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पिछली क्लास देखी, जिन्होंने नहीं देखी है, मैं कहूँगा कि पिछली क्लास देख लें जो कल आप लोगों के लिए अपलोड की थी, जिसमें राष्ट्रपति का क्षमादान है। देखिए थंबनेल मैं दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके का थंबनेल होगा, उस पर आप जाकर जो है देख सकते हैं। चलिए, अगर थंबनेल कुछ इस तरीके का देख सकते हैं जाकर, तो दोनों सदनों के से अनुमोदन को जो है पारित किया जाएगा। तो यहाँ पर पारित हो गया। अब पारित होने के बाद कितने समय के लिए लागू होगा? इसकी समयावधि कितनी होगी? 6 माह होगी। कितनी होगी? 6 माह की समयावधि होगी, यानी कि पारित होने के बाद 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लग सकता है। और अगर और बढ़ाना हो तो अधिकतम कितना? अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितना? 3 वर्ष के लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए एक अपवाद रहा। 1987 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कहाँ? पंजाब में। इसके लिए एक अपवाद है। 1987 में पंजाब में क्या लगाया गया था? प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। आरआर लिख देता हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, या राष्ट्रपति शासन, पीआर लिख देते ना ज़्यादा अच्छे से। प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। अभी जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, तो ये लगातार बढ़ता रहा, हर समय पर बढ़ता रहा। और इसके बाद संविधान में 68वां संविधान संशोधन किया गया था 1991 में। 1991 में 68वां संविधान संशोधन करने के बाद ये 5 वर्षों तक रहा। 5 वर्षों तक यहाँ पर लगाया गया। इसके लिए 5 वर्ष, क्योंकि अधिकतर तो 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं, 2 वर्ष और आगे बढ़ता रहा जैसे जैसे, उसके लिए फिर इसमें जो है 68वां संविधान संशोधन किया गया। और 68वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा क्या कर दिया गया कि 5 वर्ष के लिए पंजाब में राष्ट्रपति शासन रहा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन रहा है एक टर्म में, वो पंजाब में रहा है और 5 वर्षों के लिए रहा है। ठीक है, नहीं तो अधिकतम जो है 3 वर्ष के लिए ही किसी राज्य में लगाया जा सकता है। और संसद के प्रत्येक 6 माह की अवधि पर इसे बढ़ाया जाता है ना। संसद द्वारा अगर बढ़ाना है, 6 महीने पूरे हो गए किसी राज्य में, तो फिर 6 महीने के लिए बढ़ाना है, तो प्रत्येक 6 माह पर इसे क्या करना होगा? आगे बढ़ाना होगा। और इस अवधि को भी जो है मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था कि एक बार अगर अनुमोदन हो गया तो वह कभी भी, कब तक, अनंत काल तक लागू रहेगा। लेकिन फिर बाद में 44वां संशोधन किया गया और ये प्रत्येक 6 माह पर संसद में अनुमोदन करना होगा। ये भी किससे आया? 44वें संशोधन से आया। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल में किया गया कि 44वें संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया कि प्रत्येक 6 महीने पर संसद के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा, प्रस्ताव को पारित किया जाएगा कि इसको आगे लागू रखना है या नहीं रखना है। तो उसी तरीके से हर 6 महीने पर 6-6 महीना करके 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। तो 1 वर्ष के बाद भी जारी रखने और 6 माह के लिए तब तक बढ़ाया जा सकता है। इस चीज को भी यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि मान लीजिए कि अब 1 वर्ष बीत गए, किसको? राष्ट्रपति शासन को क्या हो गया? 1 वर्ष बीत गया। अब इसके बाद 6 महीने और बढ़ाना है, तो 6 महीने और बढ़ाने के लिए 2 कारण दिए गए, किसमें? 44वें संविधान संशोधन में। देखिए ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया 44वें संविधान संशोधन में कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उनकी विपक्षीय पार्टियों की सरकार अगर किसी राज्य में होती थी, तो इंदिरा गांधी क्या करती थी कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा देती थी। यानी राष्ट्रपति शासन हमारे देश में अगर देखा जाए तो 100 से अधिक बार जो है अलग अलग राज्यों में इस्तेमाल किया जा चुका है। ये एक तरीके से ऐसा था कि अगर किसी भी दूसरी पार्टी की सरकार राज्य में है तो उसको गिराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था। और आजकल की पॉलिटिक्स में भी हमें अच्छे से देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश उदाहरण रहा हमारे सामने,
कर्नाटका इसका उदाहरण रहा, महाराष्ट्र भी उदाहरण रहा। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर हमें आज भी ये उदाहरण देखने को मिलते हैं कि राष्ट्रपति शासन की कोई एक वैल्यू नहीं रही है, उसका उपयोग केवल इसलिए किया जाता है अपने हितों को साधने के लिए, जो अनुच्छेद 356 है उसका उपयोग। तो ये चीज़ जो है गलत है। और संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कहा था कि जो 356 है, जब इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि इसकी ज़रूरत क्या है, तब 356 के लिए उन्होंने ये कहा था कि ये एक तरीके से मृत पत्र की तरह होना चाहिए, कि इसका उपयोग तभी होना चाहिए जब कोई रास्ता ना बचे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस ही हम इसी को देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई केस में भी इस चीज़ को वो कहा कि राष्ट्रपति शासन को तभी उपयोग में लाया जाना चाहिए राज्यपाल द्वारा, तभी अनुमोदित किया जाना चाहिए जब कोई रास्ता ना बचे या कोई तरीका ना बचे कि राज्य में सरकार को चलाने का या संवैधानिक तंत्र को सफल बनाने का कोई रास्ता ना बचे, तभी राज्यपाल को ये प्रस्ताव या रिपोर्ट जो है केंद्र को देनी चाहिए कि वो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लागू करें। तो ये चीज़ जो है अक्सर देखने को मिलती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए क्या किया गया कि जब 44 में मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने भी कुछ ऐसे कांड किए, लेकिन उन्होंने एक संशोधन ये कर दिया 44वें संशोधन में, ये इस बात को ले आया कि हर 6 महीने बाद तो बढ़ाएंगे, चलो ठीक है, एक बार 6 महीना के लिए लगी गया है, एक बार अनुमोदित होने के बाद फिर 6 महीना हो गया तो 1 वर्ष हो गया पूरा। तो 1 वर्ष जब पूरा हो गया तो उसके बाद भी अगर बढ़ाना है तो उसके बाद बढ़ाने के लिए जो है 2 कारण होने जरूरी है। कि पहला, कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है ना, आपात की स्थिति है, 352 लगा हुआ है देश में, तब बढ़ाया जा सकता है। या फिर दूसरा, कि यदि चुनाव आयोग इस बात को प्रमाणित कर दे या इस बात की पुष्टि कर दे कि उस राज्य में ये स्थिति नहीं है कि वहां पर चुनाव करवाए जा सकते हैं, तभी। यानी कि 2 कारण क्या बताएगा 44वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि अगर 1 वर्ष से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसके लिए 2 कारण होने चाहिए, कि या तो देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, और दूसरा कि चुनाव आयोग क्या हो, कि चुनाव आयोग इस बात की पुष्टि कर दे या इस बात को प्रमाणित कर दे कि वहां पर अब कोई चुनाव नहीं करवाए जा सकते, अभी इस समय जो है कोई चुनाव नहीं करवा सकते क्योंकि स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई हैं, तब वहां पर जो है 1 वर्ष से ज्यादा के लिए अब बढ़ाया जाएगा। और अधिकतम कितने वर्ष के लिए जा सकता है, 3 वर्ष के लिए, लेकिन 3 वर्ष के लिए भी 6-6 महीना करके ही बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार के लिए ही 3 वर्ष के लिए कर दिया, ऐसा नहीं। और सबसे अधिकतम बार कहाँ पे रहा है, पंजाब राज्य में सबसे अधिकतम बार रहा है। तो राष्ट्रपति की घोषणा या राष्ट्रपति एक घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को जो है किसी भी राज्य में ला सकते हैं और वहां पर रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें कि अगर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को वापस लेना हो तो राष्ट्रपति जो है एक घोषणा के द्वारा, सीधे से एक उद्घोषणा के द्वारा ही, एक आदेश के द्वारा एक उद्घोषणा करेंगे, दूसरी उद्घोषणा करेंगे और उसको वापस ले लेंगे। ठीक है, वापसी के लिए जो है कुछ विशेष प्रावधान की जरूरत नहीं है, सीधा राष्ट्रपति क्या करेंगे, उद्घोषणा कर देंगे, दूसरी उद्घोषणा करेंगे और वापस ले लिया जाएगा। यानी कि इसको संसद में अनुमोदन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, जो वापसी लेने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल वाला स्थिति बताया था तो उसकी भी स्थिति नहीं बनी रहेगी। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। संसदीय अनुमोदन 2 महीने में हो जाना चाहिए उद्घोषणा के बाद, अगर नहीं होता है तो ये उद्घोषणा रद्द हो जाएगी। दोनों सदनों में अनुमोदन पारित होना जरूरी है 2 महीने के भीतर, और अनुमोदन पारित हो गया तो 6 महीने के लिए लग जाएगा। समयावधि कितनी है, 6 महीने के लिए राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल लग जाएगा या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और अधिकतम 3 वर्ष के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है, पंजाब राज्य में 1987 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था जो कि 5 वर्षों तक रहा था, और 3 वर्ष अगर हम देखें तो 1991 तक आ जाते, 3 वर्ष हो गए थे, अधिकतम ये समय अवधि पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ पे चुनाव नहीं संपन्न हो पा रहे थे। तो 68वां संविधान संशोधन किया गया, 68वें संविधान संशोधन 1991 में किया गया और उसे आगे टाइम के लिए और ज़्यादा बढ़ाया गया राष्ट्रपति शासन को। तो अधिकतम जो है 5 वर्षों तक जो है पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन रहा, कह सकते हैं 1992 से 93 तक। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रत्येक 6 महीने पर क्या करना होता है कि अगर और आगे बढ़ाना है तो राष्ट्र संसद में अनुमोदन करना होगा। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि 1 वर्ष से ज़्यादा अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगा के रखना है तो वहाँ पर
राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होनी चाहिए देश में, या किस देश के किसी भाग में मुख्य रूप से, अगर उस राज्य में है तो वहां पर नहीं होगा। दूसरा कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है देश में तो क्या हो कि चुनाव आयोग इस बात की पुष्टि करे या इस बात को प्रमाणित करे कि उस राज्य में अब चुनाव नहीं हो सकते हैं, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाया जाएगा, 1 साल से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ तक समझता हूँ कि बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव हो सकते हैं किसी राज्य पर, उसकी चर्चा जो है हम अगली कक्षा में करेंगे। साथ में बने रहें, ट्यून बना के चलें और साथ साथ में क्लासेस सारी करते रहें। एक समय पर आप लोग क्लास कर लिया करें, ठीक है। और उसके बाद जो है अपने रिवीजन को रेगुलर बनाकर रखिए। जैसे ही चैप्टर ये खत्म होगा, काफ़ी लंबा हम लोग चैप्टर को लेकर चल रहे हैं और ये कंसेप्ट को अच्छे से सीख रहे हैं। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स को तो लेंगे ही लेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर्स की 2 क्लासेस लेंगे हम लोग, राष्ट्रपति से भी, आपातकाल को भी लेकर, सारे कंसेप्ट को, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। और चीज़ें आप लोगों को मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से चीज़ों को क्लियरिफाई हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है तो थम्स अप कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 1000 तक सब्सक्राइबर पहुंचा दीजिए, फिर उसके बाद तो लाइव मैं आऊँगा और डिस्कशन करने में तब ज़्यादा मज़ा आएगा। चीज़ें जो है हम लोगों को समझने में ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो लाइव अगर आना है, अगर चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ और आप लोगों से सीधे रूबरू बात हो, यानी कि सीधे आप लोग जो कमेंट करें तो मैं पढ़ सकूं और यहाँ से आपको सीधे बात कर सकूं, तो 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर पहुँचा दीजिए, वही तभी जो है लाइव आया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें जो है आप लोगों को समझ में आई गई होंगी। अगली क्लास में मिलते हैं, राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ता है राज्य के ऊपर, और फिर उसके बाद वित्तीय आपातकाल क्या होगा वो खत्म हो जाए। तो आपातकाल का जो एक स्थिति है, जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे जो वीटो पावर है राष्ट्रपति की, और जो अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं। कई बार इनसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, हर एक सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो रेगुलर बने रहिए, चीज़ों को समझिए, रटिए नहीं, और समझने के लिए ही बने रहिए लक्ष्य के साथ। इसी के साथ ही धन्यवाद, जय हिंद।